मॉनसून के बारे में हम लोग पहले भी कुछ चीजें देख चुके थे। जैसे कि मॉनसून जब आता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। क्या डायरेक्शन पढ़े थे बताइए, किस डायरेक्शन से मॉनसून आता है। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसका तीन स्ट्रीम का बात किए थे। पहला जो था वो इधर केरल तट पे आता था, वेस्टर्न घाट से टकरा जाता था। दूसरा स्ट्रीम जो है इधर से गुजरात से प्रवेश करता था। और तीसरा जो था ये इस तरीके से जाके और गारो खासी जयंतिया से मुड़ जाता था और पूरे भारत की तरफ जो है इसका बारिश कराता था। ये हम लोग देखे थे कि जब मानसून का भारत में प्रवेश होता है तब, ठीक है। अब मानसून जो है वापस लौटता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है कि मानसून भारत में आ कब रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था, ठीक है। इस वजह से जितनी हवाएं थी वो मेडागास्कर की तरफ नहीं जाके वो बीच से ही मुड़ जाती थी और भारत की तरफ आती थी। अब धीरे धीरे होता क्या है कि सूर्य जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जैसा कि अभी रंजीत बता भी रहे थे कि आज इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स मतलब क्या, कि 21 जून के समय में सूर्य जो था वो भारत के ठीक ऊपर में था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर 21 जून के बाद वो नीचे की तरफ जाना शुरू किया और आज 23 सितंबर को सूरज जो है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर होगा, इक्वेटर के ऊपर होगा आज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी लो प्रेशर बेल्ट जो था, जो कभी आईटीसीजेड जो था ये ऊपर शिफ्ट कर गया था, वो सब धीरे धीरे नीचे की ओर वापस चला गया है, ठीक है। आज आज जो है हमारा आईटीसीजेड जो है वो फिर इक्वेटर पे चला गया होगा, यहाँ शिफ्ट कर गया होगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये सूरज जो है फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर में। और साउदर्न हेमिस्फेयर में जाके जब 23 दिसंबर का दिन आएगा या 22 दिसंबर का, उस दिन फिर हमारा आईटीसीजेड जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बनेगा। तो जब वो नीचे चला जाएगा ना 23 दिसंबर के आसपास, तो भारत के ऊपर जो मानसूनी हवाएं थी वो ये भी वापस लौट के अपने पुराने रास्ते पे चली जाएंगी, ठीक है। वापस जो जहां से आई थी वो वहीं की तरफ जाएंगी। लेकिन जाने के लिए भी जो है वो एक निश्चित रास्ता तय करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच से ही निकल जाएगी। और वो रास्ता क्या होगा, जिधर से वो आई हैं उधर से ही वो धीरे धीरे लौटेंगे। मतलब क्या है कि वो जैसे इस तरीके से अंदर घुसी थी तो लौटेगी, तो लौटने में भी वो ये रास्ता फॉलो करेगी। और यहाँ से जब आने के बाद यहाँ गारो खासी जयंतिया था, इससे टकरा के ये फिर मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के क्रम में क्या होता है ये समझिए कि जब मानसून भारत की तरफ आ रहा था तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट था, नीलगिरी और अन्नामलाई वगैरह था। तो यहाँ टकरा के बारिश हो जाता था इस क्षेत्र में। और बाकी हवाएं इधर साइड से निकल के और तब टकराती थी इधर, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र पे। लेकिन लौटने के क्रम में क्या होता है, ये जब लौटती है ना तो ये भारत के इधर उड़ीसा तट, आंध्र प्रदेश तट और तमिलनाडु तट, इन जगहों पे टकरा जाती हैं लौटने के क्रम में। और लौटने के क्रम में जब टकराती है ना तो फिर इस क्षेत्र में बारिश कराती है। और हम लोग अभी बात किए थे कि ये लौटती कब है, किस महीने में लौटती हैं मानसून की हवाएं। तो महीना कौन सा होता है बताइए। सितंबर। बिल्कुल, सितंबर से शुरू हो जाता है लौटना। तो ये अक्टूबर नवंबर तक जो है या दिसंबर तक जो है ये पूरी तरह से लौट जाती है। तो इसके पीछे जो है एक डेट याद रखिएगा, 15 अक्टूबर का, ठीक है। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था। एनसीईआरटी में भी ये डेट लिखा गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 जून को जो है मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं, उसी तरह से 15 अक्टूबर को ये मानसूनी हवाएं लौटने के क्रम में उड़ीसा तट से टकराती हैं, ठीक है। डेट क्या है, 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर को उड़ीसा तट से टकराती हैं। फिर नवंबर में आंध्र प्रदेश, नवंबर के ही किसी 15 नवंबर के आसपास तमिलनाडु तट। और फिर इस क्षेत्र में जो है ये बारिश कराती हैं। आपसे पूछ सकता है कि ठंड के महीने में लौटते हुए मानसून से भारत के किस क्षेत्र पर बारिश होती है, तो क्षेत्र कौन सा होगा। ये तट होगा तमिलनाडु तमिलनाडु। का। तमिलनाडु का होगा, आंध्रा का होगा और उड़ीसा का होगा, ठीक है। तो आप लोग जब न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते होंगे तो देखिएगा कि जो ठंड का महीना आता है ना तो चेन्नई में फिर वहां पे बाढ़ आया रहता है, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई जो है वो गंभीर रूप से जो है जल की समस्या से ग्रसित है। उसका भी कारण क्या है कि जल की समस्या गर्मी के महीने में होती है। गर्मी के महीने में पूरा क्षेत्र बहुत सूखार हो जाता है, वहाँ पानी की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। और गर्मी के समय में यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है मानसून का, ठीक है। और बारिश हो कब रही है, ठंड के मौसम में। तो ये इस क्षेत्र में जो है ना जल की समस्या भी काफी विकराल है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो कावेरी नदी है ना, तो इस नदी के पानी को लेकर ये तीनों राज्य लड़ता रहता है, क्योंकि ये तीनों राज्य का ये क्षेत्र जो है ये पानी की बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहा है।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लौटता हुआ मानसून के बारे में अगर बात करें तो जैसे जब मानसून आ रहा था इस तरीके से तो इसका डायरेक्शन था साउथ वेस्ट, और जब ये लौटता है ना तो लौटने के क्रम में इसका क्या हो जाता है डायरेक्शन, बताइए। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो होता नॉर्थ है ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल, यानी ये नॉर्थ और इधर ईस्ट, ये दोनों तरफ से ये बीचों बीच आता है। इस वजह से लौटते हुए मानसून का अगर डायरेक्शन आपसे पूछे तो बोला जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अब मैं कुछ प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ सवाल क्रिएट करता हूँ, आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। बताइए भारत में जो मानसूनी बारिश होता है उसमें सर्वाधिक बारिश मानसून की किस धारा से होता है, मतलब क्या डायरेक्शन होता है उसका। ऑप्शन दे सकता है इसे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपको दे देगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बताइए कौन सा होगा सबसे ज्यादा बारिश जो है भारत में मानसून की किस धारा से होती है। 1 2 3 4, क्या होगा आंसर बताइए। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट जो है, यानी जो हवाएं इधर से आती हैं इस क्षेत्र से, ऐसे सबसे ज्यादा बारिश जो है भारत में ये साउथ वेस्ट से होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मतलब ठंड के टाइम में जो बारिश होती है इस तट पर, है ना, तमिलनाडु उड़ीसा तट पे, तो ये बारिश जो है किस मॉनसूनी विंड के कारण होती है, इसका डायरेक्शन पूछ सकता है, इसी तरीके से ऑप्शन बना देगा। यहाँ क्या होगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, ठीक है। चलिए, तो मॉनसून जो है ना, ये बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मेंस में पूछता है इससे ज्यादा सवाल। प्रीलिम्स में जो है बस ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट यही सब पूछता था। बीच में जो है एक बार बीपीएससी ये पूछ दिया कि उड़ीसा में जो है बारिश लौटते हुए मानसून से कब होगी, और ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको ये एनसीईआरटी के एक फोटो में मिलेगा, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। उस फोटो में जो है ना इस तरीके से बनाया हुआ है, हवाएं कैसे लौटती हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच के और यहाँ पे 15 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो कई बार बीपीएससी जो है इतना डेप्थ में जाके पूछता है, ठीक है, फोटो से भी पूछ देता है। तो मैंने अलग से जो है जितना भी एनसीईआरटी का मैप बना हुआ है फोटो, उन सबका एक स्क्रीनशॉट ले रखा है आप लोगों को, मैं रुपेश सर को दे दूंगा, वो सर आपको वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो एक दो बार अभी आप वो मैप को देख लेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लास में भी एक दो दिन उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मॉनसून से जुड़ा हुआ ये सवाल था। इसी में एक छोटा सा टॉपिक ये बच जाता है, वर्षा जो ठंड में जो बारिश होती है ना उससे जुड़ा हुआ। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि भारत में ठंड में बारिश कहाँ कहाँ होती है, तो पहला तो ये जगह मिल गया हमको, ये क्षेत्र, ठीक है। और ठंड में एक जगह और बारिश होती है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है वो बताइए आप लोग। नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में बारिश क्यों हो रही है, यहाँ तो हो रहा है लौटते हुए मानसून के कारण, लेकिन यहाँ पे वहां पे बारिश क्यों हो रही है इस क्षेत्र में, इसका क्या कारण है। पश्चिमी विक्षोभ। बिल्कुल, ये ईस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ डिस्टर्बेंस। क्या होता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप, एक सेकंड में ऐड करता हूँ। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को। यस सर। जी। देखिए, जी सर। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है ना, अगर आप लोग वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे तो विश्व में लगभग 12 प्रकार का अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है, ठीक है। जैसे भारत है ना, ये भारत, यहाँ पे कैसा मौसम पाया जाता है, तो इसको कहते हैं मॉनसूनी टाइप क्लाइमेट, ठीक है। फिर जो इक्वेटर का रीजन है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या, तो एक डेजर्ट क्लाइमेट आता है, कौन, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। फिर एक आपको चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा, एक मेडिटेरेनियन टाइप मिलेगा, एक ब्रिटिश टाइप मिलेगा, है ना। फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक का तो है ही, इसको स्टेपी कहते हैं, है ना। उसके बाद आपको इधर गल्फ टाइप क्लाइमेट भी मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नटाल टाइप क्लाइमेट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रासलैंड सवाना टाइप क्लाइमेट मिलता है। तो बहुत सारा जो है ना आपको मिलेगा। इस बार बीपीएससी का जो हॉर्टिकल्चर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। यानी बीपीएससी जो है ना वो भी अब अलग अलग थोड़ा डिटेल में जाने का मतलब बना रहा है अपना मूड। तो आप लोग कोई सोर्स जो भी आप लोग यूज कर रहे होंगे उसमें से जो है ना ये जितना भी मैंने अभी जिक्र किया है 12 टाइप का क्लाइमेट या वेजिटेटिव ग्रुप, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस बार चाइना टाइप पूछा है, हो सकता है मेडिटेरेनियन या कोई पूछ दे, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर पढ़ के रखिएगा, नहीं तो किसी दिन जब हमारा ये ज्योग्राफी खत्म होगा ना तो वो एक दिन में ही वो सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
देखिए अभी हम लोग बात करते हैं कि इस क्षेत्र में बारिश क्यों हो रही है। ये क्षेत्र हम लोगों ने पहले दिन लो प्रेशर हाई प्रेशर पढ़ा था, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पढ़ा था। अब गौर कीजिएगा कि जो 30 ये जो डिग्री है यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इलाका है, ठीक है, इस इलाका के नीचे जो है इन क्षेत्रों में यहाँ पे ईस्टर्लीज बहती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर वाला जो इलाका है ना उस पे इस तरीके से वेस्टर्लीज बहती है। अब होता क्या है इतने में समझिए कि ये हमारे नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या, जब सूरज जो है ये इक्वेटर पे हो। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि हमेशा सूरज इक्वेटर पे तो रहता नहीं। सूरज के साथ क्या है, ये कभी ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है। और इसी वजह से दुनिया का जितना भी विंड पैटर्न है वो भी शिफ्ट होता रहता है। कभी विंड पैटर्न नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी साउथ की तरफ। जैसे सूर्य अभी नीचे जाएगा साउथ वर्ड्स, तो विंड पैटर्न भी साउथ की तरफ चला जाएगा। जैसे ही सब कुछ साउथ की तरफ जाएगा अभी ना, तो ये जो आपको ये एरो वगैरह दिख रहा है ना, ये सब भी शिफ्ट करके थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ऊपर नीचे होने के क्रम में होता क्या है, ये जो हमारा ये भारत का जो नॉर्दर्न हिस्सा था, ऊपरी उत्तरी हिस्सा जो अभी हम लोग पढ़े थे, जिसको ईस्टर्ली यानी इस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन में होना चाहिए था, जैसे ही सूरज नीचे की तरफ जाता है और सब कुछ जैसे ही विंड पैटर्न शिफ्ट करता है, यहाँ पे होता क्या है कि इस क्षेत्र में वेस्टर्लीज बहते हैं। वेस्टर्लीज मतलब क्या, हवाओं को इस क्षेत्र में इस तरीके से बहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बह के हवा बहने कैसे लगता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से बहने के क्रम में होता क्या है, ये जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है ना, मेडिटेरेनियन सी से क्या होता है, हवाएं उठती हैं और उठते हुए जो है वेस्ट की तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ से उठती है और इधर की तरफ चलती हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ। इस क्रम में क्या होता है कि ये जो मॉइस्चर यहाँ से उठाई है ना, ये मॉइस्चर लेके ये इस क्षेत्र को पार करते हुए ईरान इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान को पार करते हुए यहाँ इस क्षेत्र तक पहुंचता है, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र पे। और इसी वजह से यहाँ पे बारिश होता है। तो चूंकि इस क्षेत्र में जो बारिश हो रहा है वेस्टर्न क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में, यहाँ पे बारिश हो किसके कारण रहा है, तो ये हो रहा है इन वेस्टर्न कंट्रीज के आसपास की हवाओं की वजह से, ठीक है। जैसे हम लोग ये यूके है या फ्रांस है, इन सबको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं ना, तो ये वेस्ट की तरफ से जब हवाएं आती है ना और जब ये बारिश कराती हैं, तो इसको यहाँ पे वेस्टर्न, ठीक है, डिस्टरबेंस कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है। यही एक थोड़ा सा फैक्ट था। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बारिश क्यों होती है, याद रखिएगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से हवाएं जो है मॉइस्चर लेके उठती हैं और वेस्टर्न इधर की तरफ हवाएं चलती हैं और आने के बाद जो है इस क्षेत्र में बारिश कराती हैं। दरअसल ये जो हवा है ना यहाँ से जो उठता है, ये उठ के यहाँ से दो भाग में बंट जाता है। कुछ हिमालय के ऊपर चला जाता है, कुछ हिमालय के नीचे चला जाता है। तो भारत में जो बारिश हो रही है वो हिमालय के नीचे जाने वाले स्ट्रीम से बारिश होती है। अब आप बताइए कि भारत में ठंड में कहाँ कहाँ बारिश होती है, तो कौन कौन सा दो जगह बताएंगे आप। तमिलनाडु और फिर ठीक है, तमिलनाडु और एक ये इंडियन का नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र। तमिलनाडु में बारिश का कारण क्या है ठंड के समय में, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून है ना, मानसून के नॉर्थ ईस्ट लौटने के, मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग ऑफ, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस क्षेत्र में बारिश हो रहा है। ये पूछता है कई बार, ठीक है। तो इंडियन क्लाइमेटोलॉजी से ना बस यही सवाल बनता है, इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं बनेगा, है ना। अब ये पूछ देगा कि गर्मी का महीना जो है किस किस गर्मी का मौसम कौन कौन से महीने के बीच में रहता है, तो ये सब तो आप इजीली बता पाएंगे ना, तो इस तरीके का सवाल नहीं बनाता है, ठीक है। और कुछ सवाल बनता भी है तो वो एग्रीकल्चर से फिर जुड़ जाता है, फिर वो रबी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप जायद क्रॉप से जुड़ जाता है, तो फिर हम लोग उन चीजों को एग्रीकल्चर में ही देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये मानसून और ये जो बारिश का जो है वो खत्म हुआ, ठीक है ना। ये हमारा उससे जुड़ा हुआ था, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक था, ठीक है। अब जो है ना एक चीज बच जाता है हम लोगों का ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, कि हम लोगों को बहुत सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, कहाँ पे पेट्रोलियम का खदान है, ठीक है, कहाँ पे जो है सोना पाया जाता है, कहाँ पे जो है हीरा पाया जाता है, तो इन सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैंने क्या किया है, ये एनसीईआरटी जितना भी फोटो छपा हुआ है, ठीक है, उसका एक संकलन तैयार किया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं खुद भी इसी से रिवाइज करता हूँ,
ठीक है। तो आप इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग जो है एक मैप, अगर रॉ मैप को आप लोगों के पास खाली, उसको ले लें साथ में, ठीक है। और हर मिनरल्स के लिए है ना, मुश्किल से 4 से 5 ही मिनरल पढ़ने के लिए मिलता है। उसका जो है अलग अलग मैप में आप बना लें उसको, और उसको साइड में, मैप के साइड में जो कुछ जगह बचेगा वहां पे लिख लें, तो वो आपका ना हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैप हो आप लोगों के पास तो इसको इस तरीके से तैयार किया जा सकता है। आज जो है ना 1-2 मिनरल हम लोग देख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, झारखंड का चिड़िया क्षेत्र है ना, किस चीज के लिए फेमस है? याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए किस चीज के लिए फेमस है झारखंड का चिड़ैया? झारखंड का चिड़ैया किस चीज के लिए फेमस है? बताइए, जूही, याद है आपको? पता है कुछ? नो सर। अब देखिए, क्या होता है ना कि ये पूरा झारखंड क्षेत्र है ना, ये कोयला के लिए ही फेमस है, ठीक है। झड़िया है, ये जो भी आप पढ़ते, बोकारो है, सब कोयला खदान के लिए फेमस है ना। अब वही बड़ा बड़ा शहर तो हम लोग पढ़ लेते हैं, अब उसी में छोटा कोई चिड़ैया नाम का जगह रहा होगा वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन होगा क्या, वो होगा भी कोयला का ही खदान रहा होगा ना वहां भी, ठीक है। तो वो ना एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बीपीएससी ये था, ट्रिक किया, ठीक है। क्षेत्र हम लोग समझ लेंगे, वहां पे आपको जो भी नाम मिले आप वो बस वही टिक करके आइएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जो है ना ये पढ़ने वाले हैं लौह अयस्क के बारे में। लोहा भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। आज बस इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज तो ये याद रखिए, हम लोग रॉक साइकिल पढ़े थे, याद है आप लोगों को रॉक साइकिल? रॉक साइकिल याद है क्या? कौन कौन सा पढ़े थे बताइए, पहला किस प्रकार का रॉक था? एक igneous सर ये rock, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक sedimentary रॉक rocks और and ठीक है, metamorphic. इग्नियस इग्नियस रॉक। पढ़े थे, यस सर। सेडिमेंट्री पढ़े थे, और मेटामॉर्फिक पढ़े थे, मेटामॉर्फिक। ठीक है। चलिए इसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स पाया जाएगा? No, sir. नहीं। नो सुभाष, सर। ठीक है। ओके, इसमें लेयर्स पाए जाएंगे? No, sir. नहीं। क्रिस्टलाइन होगा ये? क्रिस्टलाइन मतलब एक संगठित रूप में होगा ना, है कि हाँ नहीं? sir. यस। जमेगा तो एक साथ ही जमेगा ना, जैसे चीनी है वो क्या क्रिस्टल है ना, तो जम जाएगा, तो यानी क्रिस्टलाइन तो होगा ये, है कि नहीं? और इसमें मिनरल्स पाए जाएंगे क्या इग्नियस रॉक में? नो सर। बिल्कुल पाए जाएंगे ना, लेकिन कैसे नहीं पाए जाएंगे? आप सोचिए, हमारे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकल रहा है, और मैग्मा लावा अवस्था में है क्या? यही निकेल है, यही फेरस है, लोहा है कि नहीं? यही तो पढ़े थे, नीफे पढ़े थे, याद है आप लोगों को? है कि नहीं? वही यस सर, तो द्रवित निकेल और अवस्था। फेरस। बिल्कुल, तो यही सब तो है, इग्नियस रॉक जहां जहां मिलेगा वहां आपको लोहा वगैरह मिलेगा, है कि नहीं? अब यही इग्नियस रॉक जो है, इसी का सेडिमेंटेशन हो जाए, इसी का क्षरण हो जाए, तो जहां जहां सेडिमेंट्री रॉक पाया जाएगा वहां पे भी तो आपको मिलेगा लोहा वगैरह। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स जो के पास क्या है, ये लेयर्स में बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होंगे, बताइए। हाँ नो अरे सर, सर। हाँ. सेडिमेंट्री में तो लेयर्स रहेगा ना। ये बनता कैसे है? इग्नियस रॉक के क्षरण से बनता है ना, इसके वेदरिंग इरोजन से बन रहा है। और वेदरिंग तो एक दिन का प्रक्रिया है नहीं, ये तो हजारों साल तक होता रहता है। तो एक लेयर छट के गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया, फिर अब यहाँ मान चलिए कोई जानवर और कुछ पेड़ पौधा उपज गया हो, अब इग्नियस रॉक का फिर से वेदरिंग हुआ, ये उड़ के गया और फिर यहाँ जमा हो गया। यानी इग्नियस रॉक बार बार क्या हो रहा है, उसका वेदरिंग हो रहा है, और वो कहीं जाके बैठ रहा है, सेडिमेंट जमा हो रहा है, और वहां पे क्या बन जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में तो होगा, ये तो समझे। क्या इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे? हाँ होंगे इसमें। यस सर, जी क्योंकि सर. जानवर जो दब गए हैं, बिल्कुल। पेड़ यानी पौधे जहाँ, जो दब गए तो जैसे जैसे आप ये समझेंगे, जहां आपको इग्नियस रॉक मिलेगा ना, वहां आपको लोहा, ठीक है, वहां आपको मैंगनीज, ये सब मिलेगा। और जहां जहां आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, वहां आपको फॉसिल्स मिलेंगे, वहां कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, वहां हीरा मिलेगा, है ना। जैसे भारत का आप ये क्षेत्र समझ जाएगा कि कौन सा इलाका इग्नियस रॉक का है और कौन सा उसका है, बस आपका सवाल बनने लगेगा, ठीक है। मेजरली ऐसा होता है। जैसे देखिए समझिए, ये हमारा छोटा नाग क्षेत्र है ना, ये वाला, तो ये हमारे यस सर। ये गजब का क्षेत्र है। यहाँ पे हमको कोयला भी मिलता है और यहाँ पे हमको लोहा भी मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि लोहा का कौन कौन सा क्षेत्र है। 3 क्षेत्र समझ लीजिए लोहा का, ठीक है। 3 जगह है जो जो आपको इग्नियस रॉक का क्षेत्र है। पहला क्षेत्र ये हो गया,
दूसरा क्षेत्र ये हो गया और तीसरा क्षेत्र ये हो गया। 3 राज्य याद रखिएगा, मतलब 3 क्षेत्र याद रखिएगा। पहला ये छोटा नागपुर वाला, दूसरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच वाला और तीसरा कर्नाटक वाला। ये 3 ही कर्नाटक। जगह, ये 3 ही जगह जो है ना आपको लोहा मिले। कहीं कहीं का नाम देते, नाम बस याद यही रखिएगा, ये 3 ही इलाकों का जितना भी नाम होगा ये 3 ही जगह से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसका नाम पहला दे देते हैं, इसका दूसरा और इसका तीसरा। पहला वाले में हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। जैसे पहला नाम देखिए क्या आ रहा है, मयूरभंज आ रहा है ना पहला, ये देखिए Yes. है मयूरभंज। चलिए दूसरा नाम देखिए क्या है, केंदुझार, है कि नहीं, गुआ, सुंदरगढ़। तरीके से जो ना कुछ जगह का नाम मिल रहा है, ये लौह अयस्क का क्षेत्र है, ठीक है। फिर इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट ये क्षेत्र नाम यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। मयूरभंज कहाँ है, इस उड़ीसा। उड़ीसा में है, ठीक है। गोवा भी है, ये सब याद रखिएगा। अब अगला देखिए कौन सा इलाका, ये वाला, ठीक है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। कौन कौन सा है देखिए, यहाँ पे दुर्ग है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, बैला डेला, इस तो फेमस सवाल है ना। ये जितना भी कमीशन है उसमें बैला डेला तो उसका फेमस है, कुछ होता है बेला डेला पूछ देता है। उसका देखिए चंद्रपुर है। उसके बाद चौथा क्या मिल रहा है, भंडारा। यही 4 जगह जो है यहाँ से, ये आपको लौह अयस्क के लिए है। इसमें कौन सा था, मयूरभंज। कहीं अगर नोट कर रहे होंगे तो ये एक नाम मयूरभंज पहले नोट कर लीजिएगा, फिर 4 नाम इधर नोट कर लीजिएगा, अब फिर यहाँ देखिए 3 नाम इधर नोट कीजिए। एक है रत्नागिरी। रत्नागिरी बताइए किस राज्य में है, रत्नागिरी सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, में। ठीक है। बिल्कुल, और रत्नागिरी से ही जो है ना गोवा तक का क्षेत्र जो है उसको कौन सा तट कहते हैं, मरमा गोवा। नहीं मरमा गोवा नहीं, मतलब क्षेत्र है पूरा, एक तट जो है ना इसको सह्याद्री। कोंकण से, इसको कोंकण तट कहते हैं, आप लोग कोंकण सुने? तट। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ये रत्नागिरी से गोवा तक का ही क्षेत्र जो है ना कोंकण का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो एक नाम रत्नागिरी याद रखिएगा। फिर आप इसमें से एक मरमा गोवा नोट कर सकते हैं, मरमा गोवा, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में। फिर तीसरा नाम नोट क्या करना है, तो कुदेरमुख नोट करना है। कुदेरमुख बहुत ज्यादा फेमस है कि नहीं, ये भी कई बार चर्चा में मिलता है। फिर चौथा नाम क्या नोट कीजिएगा, कुदेरमुख के अलावा तुम कुरु कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेल्लारी भी बहुत फेमस है, बेल्लारी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चित्रदुर्ग भूल गए थे, तो चित्रदुर्ग कर लीजिए, ये भी काफी पूछा जाता है। अब गौर कीजिएगा कि हम लोग को नोट क्या करना है, ये 1 2 3 में बांटे ना, तो पहला वाले में बस एक ही नाम है, कौन सा नाम है वो, मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज। अब ये मयूरभंज तो इजी है, उड़ीसा में है, पता रहता है, याद भी रहता है। और ये जो 1 हम बनाए हैं ना, आपको बताए थे कि ये इलाका छोटा नागपुर का है। छोटा नागपुर जो है ना कोयला के लिए और लोहा के लिए फेमस है। तो चलिए लोहा का तो इलाका हम लोग देख लिए, लोहा के लिए मयूरभंज गोवा फेमस है, ठीक है, 2 जगह, उसमें से मयूरभंज सबसे ज्यादा फेमस है। अब जैसे ही इस क्षेत्र के बारे में अन्य कुछ पढ़ेंगे ना, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ कोयला से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोयला देख लेंगे। यहाँ से आप एक नाम याद रखें, मयूरभंज, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्षेत्र में आते हैं, इसमें दुर्ग याद कीजिए। दुर्ग किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बैलाडीला किस में है, बैला जिला भी छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला उड़ीसा, उड़ीसा, सॉरी बिल्कुल, उड़ीसा। यस कोई बात नहीं। चंद्रपुर कहाँ है, चंद्रपुर, चंद्रपुर। सही, ये सर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़। यस सर। ठीक है। तो ये 3 4 नाम इधर हो गया। चलिए अब इधर रत्नागिरी आप बात करते, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। मरमागुआ कर्नाटक में, कुदेरमुख कर्नाटक में, तुमकुरु कर्नाटक में, सर बेल्लारी मारमा गोवा कर्नाटक, तो गोवा में है। मरमागुआ गोवा में है, मारमा कर्नाटक में गोवा है तो ना। गोवा में है सर। पोर्ट सर मरमा जी गोवा पोर्ट है तो गोवा गोवा में में है। है सर वो। और लौह अयस्क का खदान का नहीं पता। ओके ओके ठीक है, मैं मैंगलुरु समझ लिया था, ठीक है, मैंगलुरु से कंफ्यूज हो गया था। बेंगलुरु और मैंगलुरु है ना, गोवा यस सर मरमागुआ, ठीक है। जी मंगलुरु। मैंगलुरु ठीक है, कर्नाटक में है। जी जी जी, मरमागुआ सही मंगलुरु। बोले, पोर्ट का नाम है, ठीक है ना, मरमागुआ पोर्ट है। ओके, तो चित्रदुर्ग दुर्ग जो है ये कहाँ है, ये तो कर्नाटक में है। तो हम लोग मुख्य रूप से ना इतना नाम हम लोग को याद रखना है, मयूरभंज एक हो गया, दुर्ग, बेलाडीला, चंद्रपुर, भंडारा। उसके बाद रत्नागिरी, मरमागुआ, कुदेरमुख, तुमकुरु, वेल्लारी और चित्रदुर्ग। अब 3
इतना चीज अगर आप लोग कहीं नोट कर लिए होंगे ना, तो एक दो चीज और यहाँ समझ लीजिए। लास्ट ये है कि ना, जहां जहां आपको कोयला और जहां जहां लोहा मिलेगा ना, उसी क्षेत्र में आपको आयरन स्टील फैक्ट्रीज भी मिलेंगे। कारण क्या है कि लोहा जो होता है ना, वजन में बहुत भारी होता है, ठीक है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसी क्षेत्र में इसको प्रोसेस कर दिया जाता है। वहीं पे जो है उसके ओर से उसको मिनरल्स को चेंज कर दिया जाता है उसके बेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो लोहा जो है निकलता है और वहीं पे स्टील फैक्ट्री में चला जाता है। तो गौर कीजिएगा कि जितना भी स्टील फैक्ट्रीज है वहां पे, चाहे भिलाई हो गया, है ना, चाहे विशाखापट्टनम के पास आसपास का इलाका है, जो भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है, वो सब इधर ही है। जैसे जमशेदपुर है, जमशेदपुर हो गया, वो सब आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज और है कि इसके आसपास का जो जो आपको पोर्ट मिलेगा ना, जो जो इलाका मिलेगा पोर्ट वाला, यहाँ से लोहा का ट्रेड जो है पूरे दुनिया में होता है, ठीक है। जैसे पारादीप है उड़ीसा में, ठीक है। अब इस पारादीप को गौर कीजिएगा कि ये मयूरभंज से बहुत नजदीक है, ठीक है। और यहीं पर जो है आपको झारखंड में जमशेदपुर वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे वेस्ट बंगाल में भी एक दो है ना, भिलाई है, ठीक है। तो इन सब का जो है ट्रेड यहीं से होता है, पारादीप से। उसके बाद यहाँ देखिए विशाखापट्टनम, यहाँ से भी लोहा का ट्रेड होता है। जापान की तरफ बहुत ज्यादा जाता है यहाँ से। ये दुर्ग हो गया, बैलाडीला हो गया, इन सब क्षेत्र से जो है लोहा जो आता है यहाँ पे पोर्ट पे, और यहाँ से ट्रेड होता है। उसके बाद ये कर्नाटक वाले इलाका का जितना भी है, उसका ट्रेड जो है आपको यहाँ मंगलुरु पोर्ट से होता है, और यहाँ मरमा गोवा पोर्ट से होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, आयरन के बारे में। आज बस ऐसे इंट्रोडक्टरी क्लास सोचे थे लेने का है। कल आप लोग एक मैप अगर हो सके, मतलब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हर साल जो है ना एक दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है मिनरल्स को लेकर, तो अगर इसको कंठस्थ करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो इसको रटने से नहीं होगा, इसको मैप पे बनाने से ही होगा, ठीक है। मैप पे बना के और थोड़ा इसको समझ लीजिए कि हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आज हम लोग ये पढ़े लोहा के बारे में। फिर देखिए इसी में अगले दिन जो है हम लोग तांबा बॉक्साइड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कोयला और ऑयल रिफाइनरीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले दिन ये देखिए ऑयल रिफाइनरी के बारे में बात किए थे, ये भी ज्यादा है नहीं, मेन मेन इलाका देख लेंगे, उसी से काम बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये मेन मेन देख लेंगे। भारत में कुल कितना पोर्ट है बताइए, नेशनल पोर्ट्स कितने हैं अभी? 11। एक जो है महाराष्ट्र का है जो नया बना था, बदहावन। 14 मेजर पोर्ट्स 13 मेजर पोर्ट से, मैम ठीक बोल रही हैं, ठीक है। और एक बदहावन वाला पढ़े होंगे, बदहावन कहाँ है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र। चर्चा में था ना बदहावन, यस सर। ठीक है। ये करंट का न्यूज है। तो ये सब हम लोग है ना धीरे धीरे करके देखते जाएंगे, ठीक। आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या, जो ही हम देखे थे आप शायद हैंड यस राइज सर, यस सर। वो ये ठीक क्वेश्चन था सर कि सबसे ज्यादा मशीनरी का यूज जो है किस का मतलब खादान में होता है, और वो ऑप्शन में इस तरीके का था, बैलाडीला, मयूरभंज, इस टाइप से लिखा हुआ था। सबसे ज्यादा मशीनरी का यूज कहाँ होता है? सर वो ऑप्शन आंसर बैलाडीला लिया हुआ है, किसी पीसीएस कमीशन का क्वेश्चन था, आई थिंक एमपी पीसीएस का था या पता नहीं, ऐसा ही कुछ का था। हो सकता है छत्तीस, अगर आप उसमें देखी होंगी घटना चक्र में, तो छत्तीसगढ़ की। घटना चक्र का नहीं है सर ये क्वेश्चन। वो अच्छा हम लोग टेस्ट देने गए थे उसमें था, फिर उसको सर्च किए तो कोई कमीशन का शायद आ रहा था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। इसका एग्जैक्ट तो हमको आइडिया नहीं है, ठीक है, हम चेक करके बता सकते हैं, है ना। ये सर, तो सर इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है, नहीं मशीनरी का नहीं यूज कहाँ नहीं होता नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बीपीएससी में तो बिल्कुल नहीं है। आप गौर कीजिए ना, जितना भी पीवाई क्यू है बना हुआ, आप उसको देखेंगे। जैसे हम एक दिन आप लोगों के लिए वो हम ढूंढ के भी रखे थे इंडियन ज्योग्राफी का, है ना, और मुश्किल से कितना 50 सवाल था उसमें। सोचे थे कि एक दिन जो है ना इंडियन ज्योग्राफी जब हम लोग का लगभग लगभग लास्ट ही है अब, तो ना इसमें एक बार देख लेते। ये देखिए पीवाई क्यू है ये, एक सेकंड। इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ जो है ना, इसमें सवाल दिया हुआ था। ये देखिए भारत का भूगोल। तो ये इसमें से ना मुश्किल से 50-60 सवाल है, वो फटाफट बना देते आप लोग, है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन जो है ना मैं उससे पूछता भी हूँ आप लोगों से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसे देखिए ये कोयला खदान से जुड़ा हुआ सवाल है कि नहीं, अभी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस भी कर रहे हैं।
भारत का पहला कोयला खदान कहाँ स्थापित किया गया था? यही पूछा गया है। भैया रानीगंज, रानी धनबाद, आसनसोल। रानी रानी लेकिन भारत का कौन सा राज्य रानीगंज में थोरियम उत्पादन में टॉप पे है केरल अग्रणी? तो थोरियम होता क्या है? जैसे हम लोग ये राज्य तो समझ गए, केरल ये थोरियम क्या होता है ये बताइए। थोरियम है क्या? सोडियम थोरियम जो है, देखिए अगर आप लोग इंडियन स्पेस रिसर्च जो है इसको अगर फॉलो करते होंगे तो उनका नाम सुने हैं, भाभा जो थे, यस सर है ना? तो जी वो जो है ना एक एक रिएक्टर बना रहे थे, ठीक है, उसको 3 रिएक्टर कहते थे। तो असल में पूरी दुनिया जो है ना वो अभी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूरेनियम, प्लूटोनियम इन सब चीजों से बना रही है। और वो क्या प्लान किए थे कि जो थोरियम है ना, भारत का अधिकता है इसमें, बहुत ज्यादा है थोरियम। ठीक है, भारत का जो, जैसे आप केरल बोले ना, तो केरल ही नहीं, जितना भी वो है कोस्टल स्टेट्स हैं, उन सब के पास कहीं ना कहीं थोरियम कुछ ना कुछ मात्रा में है। ठीक है, तो वो प्लान कर रहे थे कि क्यों ना थोरियम को ही प्रोसेस करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बदला जाए, रिएक्ट करा के, और फिर उसको एनर्जी में बदल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना थोरियम बहुत चर्चा में रहता है। भारत के पास बहुत ज्यादा, दुनिया का लगभग 90% थोरियम भारत के पास है। ठीक है, और भारत में भी सबसे ज्यादा केरल के पास है, तो इस वजह से ये न्यूज में बना रहा है। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट जान जान के अगर जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वो हम लोगों का ज्यादा दिन तक वो टिका रहेगा, याद भी रहेगा, है ना? एक दो क्वेश्चन और बनाइए, ठीक है। चलिए ये बताइए, देखिए बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बताइए। तो गया अभ्रक नवादा रोहतास गया दक्षिण नवादा फिरोजपुर। दक्षिण एरिया में पाया है यहाँ का। दक्षिण गया नहीं है इसका। चलिए यही क्वेश्चन तो अभी बात किए थे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया सबसे प्रसिद्ध किस चीज के लिए? लौह बांध के लिए, अयस्क बस लौह, लोहे है कि नहीं? लोहे अयस्क के लिए। ठीक है, ये बताइए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? चलिए हमको ये बताइए, हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, क्या अटल टनल जस्कर होगा क्या, जस्कर रेंज में? जस्कर और पीर पंजाल। यस सर एक जस्कर जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, हम कश्मीर बना लेते हैं, ठीक है। याद कीजिए यहाँ पे क्या था, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और फिर नीचे था पीर पंजाल। ठीक है, ये याद कीजिए, अटल टनल जब न्यूज में था तो अटल टनल के साथ हमेशा न्यूज रहता था कि ये भारत का जो है ना जम्मू कश्मीर के साथ संबंध, कहते जुड़ाव में सबसे बड़ा योगदान देगा। जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ाव मतलब क्या, जरूरी है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के आसपास रहेगा ना? जस्कर यहाँ पे तो नहीं रहेगा, नहीं रह सकता ना ऊपर, नो उधर सर तो अच्छा ही चीन है। तो सबसे पहले तो जस्कर काट दीजिए और लद्दाख भी इसी क्रम में काट दीजिए, कटेगा ना दोनों। अब आपको यस बचा पीर पंजाल पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी पीर पंजाल ये क्षेत्र हुआ, पश्चिमी पीर पंजाल इधर हुआ। पश्चिमी पीर पंजाल का इलाका जो होगा ये क्या होगा आपको, ये पीओके वाला इलाका हो जाएगा। तो इसका भी चांसेस बहुत कम है, ज्यादा चांस किसका है, इधर पूर्वी का। पीर पंजाल। और इसी क्षेत्र में भारत का मैक्सिमम डेवलपमेंट भी हुआ, अटल टनल है, जवाहर टनल है, सब इधर का ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूर्वी पीर पंजाल जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है एलिमिनेशन यूज करके आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, राजस्थान का खेतरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। उसके बाद ये देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न, अच्छा ये तो अलग है, बना तो सकते हैं आप लोग, बट बाद में बनाएंगे इसको। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग अभी न्यूज में डिस्कस कर रहे हैं, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रिजीम है? किसके साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, म्यांमार। है ना? तो म्यांमार। बिल्कुल, तभी न्यूज म्यांमार है भी, है ना, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो ये देखिए, चलिए ये बनाइए, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस में बहती हैं? याद कीजिए, चंद्रभागा किस, दोनों नदी मिलकर कौन सी नदी बनाती है? चंद्र और भागा झेलम चिनाब। के बाद चेनाब। चलिए, तो चेनाब तो समझ में आ गया है कि नहीं? अब चेनाब यस कहाँ बहता है, लद्दाख में, कारगिल में, लाहौर में, कि स्पीति वैली में? स्पीति कहाँ बहता हिमाचल है? प्रदेश स्पीति। बिल्कुल स्पीति में बहेगा। तो देखिए हो गया आपका आंसर। ठीक है,
इसी तरीके से है, सवाल बनाते जाइएगा, बनेगा। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां हम लोग पढ़े थे, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, है ना। तो लास्ट वाला कार्डमम था, तो कार्डमम ही तो सबसे नीचे होगा। कार्डमम यस इसका उत्तर हो गया है कि नहीं? जो पढ़े हैं उसी से आपको सवाल मिलेगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? जैसे ही हम लोग आज जैसे लोहा पढ़े ना, उसी तरीके से 1 2 3 करके राज्य बांटेंगे, घेरा लगा के चेक कर लेंगे सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। राजस्थान। तो तांबा का तो वैसे भी खेतरी जो है वो फेमस है। तो खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है। और जवाहरलाल वर्ल्ड नेहरू लेवल को पे चीली है ना सर, चुकाकी माता चीली, चीली। बिल्कुल तांबा चीली है, बिल्कुल सही है ना। इस तरीके से बनाया जा सकता है सवाल। ये बना तो लास्ट सवाल, ये दिया नंबर। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? पतझड़ है, ठीक है। पतझड़ मध्य में कौन सा? प्रदेश। अच्छा, सबसे बड़ा क्षेत्र क्यों होगा इसमें बताइए? सर मध्य महाराष्ट्र और प्रदेश। छत्तीसगढ़ क्यों नहीं हो सकता है इसमें? सर ओपन बोल रहे हैं, पतझड़ वाला मतलब ओपन वन में आएगा ना, नहीं, ऐसा ओपन खुले क्लोज वन यहाँ में पे आएगा नहीं। ना। खुला और बंद वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना के बारे में, ठीक है, तो भारत में 5 6 प्रकार का जो है पाया जाता है, ठीक है। उसमें एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार, ठीक है, जो हमेशा हरा हरा दिखता है। फिर दूसरे टाइप का होता है ना, जिसमें पेड़ जो है साल में एक बार उसका पत्ता शेड कर देता है, गिरा देता है। वैसे यस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़ पतझड़ वन। वाला, जो पत्ते को एक बार झड़ने देता है उसको पतझड़ कहते हैं। तो ये क्लोज और ओपन से इसका कोई मतलब नहीं है। क्लोज में भी हो सकता है, ओपन में भी हो सकता है, ठीक है। ये तो आदमी ना बांट दिया ओपन और क्लोज। नेचर कभी कर सकता है क्या डिस्क्रिमिनेट ओपन और क्लोज में? एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, अगर बिहार में ही बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो यहीं एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं हो जाता? यस एवरग्रीन सर। पेड़ होता है ना, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक पतझड़ घने जड़ वाला जंगल। अब सोचिए आप कि पहले तो इन चारों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? मध्य तो एक प्रदेश। मध्य प्रदेश, और इसके आसपास एक महाराष्ट्र मिल रहा है, ये दोनों तो ऑटोमेटिक कट गया। अब यस जैसे सर। महाराष्ट्र पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में हमको क्या मिलता है? वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट पे क्या होता है? बहुत बारिश होती है, तो इस क्षेत्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी सदा तो पाया हरित जाता है। रहता है, यस सर, तो ये भी एवरग्रीन। कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य है कि नहीं? प्रदेश। तो इस तरीके से दिमाग लगा के बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, प्रवाल भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सवाल बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएंगी? तो प्रवाल भित्ति बनने के लिए हम कुछ फेवरेबल सुटेबल टाइप क्लाइमेट बताए थे, सैलिनिटी बताए थे, टेम्परेचर बताए थे, है कि नहीं? उस हिसाब से इन जगहों में कौन कौन सा इलाका है जो प्रवाल भित्ति के लिए सूट करता है और कौन सा है नहीं करता है, यही बताना है। सर कच्छ है लक्ष्य, एक जो शूट करता है, ठीक है। और ये लक्षद्वीप है, और हम्म, मिर्मिकवा द्वीप, हम्म, और उसके बाद सर मनार, मनार की खाड़ी भी होगा सर, कैम्बे में नहीं बिल्कुल। होगा। कैम्बे नहीं करता है, तो ठीक है, आंसर आपका यस। आ गया, कैम्बे ही होगा, है कि नहीं? तो मतलब क्या है ना कि अब हम लोग रटने जाते प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र, तो मुश्किल से कितना क्षेत्र रट पाते। लेकिन जब हम लोग जो समझ लिए हैं कि कहाँ कहाँ बन सकता है, जब हमको समझ में ही आ गया है, तो फिर रटना नहीं पड़ेगा ना, हम बस अंदाजा लगा लेंगे कि लक्षद्वीप जो है यहाँ पे इतना डिग्री के बीच में है तो यहाँ हो सकता है। कच्छ भी नीचे है, ये मन्नार की खाड़ी भी है, लेकिन कैम्बे जो है ये घिरा हुआ है, यहाँ सैलिनिटी ज्यादा होगा, यहाँ बनने का बहुत कम चांस है। उस तरीके से बना सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। समझ जब बन जाता है ना, तो अगर कमीशन हमारे क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करेगा तब भी हम लोग बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर हम लोग रट के जाते हैं और तब अगर ट्विस्ट कर देता है ना, तो बनाना काफी कठिन होता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कॉन्सेप्ट ही लेके जाया जाए। ज्योग्राफी है ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। जैसे आज भी वेस्टर्न डिस्टर्ब पढ़े या बताया आपको, तो उसके बारे में डायरेक्ट बता देते हैं कि ये इसका नाम बता देते हैं कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में बारिश होती है, और ये बारिश का कारण क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन लेकिन आज आपको पता चल गया ना कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो मेडिटेरियन सी पे से भारत तरफ क्यों आता है, क्योंकि आईटीसीजेड साउथ में शिफ्ट करता है, हवाएं अपना रुख बदलती हैं, वेस्ट की तरफ आती हैं, हिमालय से टकराती हैं, हिमालय से एक स्ट्रीम ऊपर जाता है कि नीचे, और जो नीचे आता है वही भारत में बारिश कराता है कि नहीं? तो इस तरीके से उसके बाद भारत में जब हम लोग मानसून के लौटने का क्रम पढ़ रहे थे, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट पर है ना। फिर तट से जुड़ा हुआ वहां जल का समस्या भी पढ़े, है कि नहीं?
चेन्नई में बारिश की समस्या इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों कावेरी जल विवाद उस क्षेत्र में मतलब चल रहा है, इतना बहुत दिनों से चर्चा में है? क्योंकि उस जल की समस्या दूर ही नहीं हो रही है। वहां पे बारिश ही ठंड में हो जाता है और पानी का समस्या गर्मी में होता है। गर्मी में बारिश हो नहीं रही है तो नदी को लेकर वो लोग करते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। ये सारी चीजें जो है, चलिए ये बनाइए। जब सुरंग जो है किस दर्रे पे बना हुआ है? ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय चर्चा में रहा होगा इसलिए पूछा गया है। ठीक है, चलिए बना ये बताइए तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, कौन सा दर्रा होगा? पहले ये बताइए, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जो जिला सर जम्मू कश्मीर, नहीं, जम्मू का- सिक्किम में। सिक्किम में ना सर, लेकिन होगा रोहतांग, नाथुला। रोहतांग है हिमाचल सॉरी प्रदेश। सॉरी, नाथुला जो है ना ये सिक्किम में है। आप सही बोल रही यस थी। सर, नहीं है सर, नाथुला नाथुला बिल्कुल। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू ठीक है। कश्मीर, रोहतांग बताइए। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नहीं, हिमाचल प्रदेश, और खैबर पख्तून कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है जी। पाकिस्तान। पाकिस्तान, चलिए अब आप बताइए कि कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा, सबसे ज्यादा हाइट पर? नाथुला, नाथुला होगा कि ये जोजिला होगा? कौन सा होगा? जो जिला है सर, हाँ, क्यों होगा वो जोजिला क्यों होगा? जम्मू कश्मीर। ये सर जो जिला होना चाहिए। अच्छा चलिए, देखिए ये का कितना इंटरेस्टिंग है, अब अभी अभी बताते हैं। ठीक है, मैप एक आने दीजिए पहले। ये देखिए, हम लोग अभी पासेज पढ़ रहे थे। हम लोग बात किए एक किसके बारे में, एक नाथुला, एक यहाँ है और एक कहाँ है, यस सर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो एक हम लोग जिला, रोहतांग पढ़े, रोहतांग एक दर्रा, और एक एक खैबर सिट्टिला। चलिए यस ये सर, खैबर। चलिए अब बताइए सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी होगी, हाइट सबसे ज्यादा? सर खैबर वैसे हुआ फिर। नहीं, अब आप एक चीज समझिए, ये आप ऊंचाई लोग तो मैप में दिख ही नहीं रहा है ना आपको। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिख रहा है ना, हाइट कहाँ दिख रहा है आपको? है कि नहीं? हाइट तो आपको मैप पे दिख ही नहीं सकता है। आपसे ये पूछते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, तब खैबर या ये बताती हैं आप। हाइट तो मैप पे नहीं दिख सकता है ना। अब यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो आपसे बात की गई थी कि हिमालय का ये वेस्टर्न इलाका और ये ईस्टर्न इलाका है, इन दोनों में से ज्यादा ऊंचाई किसकी है? वेस्ट की है कि ईस्ट की है? हिमालय की एवरेज हाइट जो है वो वेस्ट में ज्यादा है कि ईस्ट में ज्यादा है? वेस्ट। नहीं, हम बात किए थे कि देखिए जब भारत आया था, ये देखिए यूरेशियन प्लेट था और भारत जो है ना इस तरीके से आया, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो ये इलाका टकरा गया था, याद आया, बताए थे ना। ये इलाका टकराया था, फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ, फिर ये टकराया, और जब ये टकराया ना तो इधर से ये गांठ खुल गया और ये सड़क के थोड़ा नीचे चला गया। तो इसकी हाइट कम है वेस्टर्न साइड की, और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है। और ईस्टर्न साइड में क्योंकि एक ही बार टक्कर हुआ है इस साइड में, तो टक्कर जोरदार हुआ, तो इस कारण से इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा ये है। टक्कर आ गई, यानी सिक्किम वाला जो क्षेत्र है ये ईस्टर्न साइड है और इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी एवरेज हाइट ज्यादा होगी। तो ऊंचाई के मामले में तो सिक्किम हिमालय हमारा ऊंचा दिख रहा है। ठीक है, तो जरूर इसके ऊपर जो पास होगा वो भी कैसा होगा, हाइट में ऊंचा होगा। ऊंचा होगा। आप देखिए यहाँ पे रखने से नहीं काम चलेगा ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट इसलिए काम कर गया। माउंट एवरेस्ट ईस्ट साइड है। अब इसका नाम देखिए नाथुला। क्या है कि नहीं, नाथुला। अब इसका ऊंचाई पढ़ लीजिए एक बार। अब ऊंचाई देखिए कितना है, नाथुला का 4,404 है। और हम लोग जो जिला सेकंड ऑप्शन यही चूज कर रहे थे, ये इससे कम से कम 700 800 900 मीटर नीचे है कि नहीं? तो ना हम लोग जिस तरीके से दिमाग लगा रहे थे वो यहाँ पे काम नहीं किया, नहीं यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो सर इसी याद तरीके, था नाथुला ऊंचा होगा, बट अब जब कॉन्सेप्ट बताने लगे तो मैं कंफ्यूज हो गई। कोई ऐसे बात करके नहीं, मेरे से मिस्टेक हो जाता है, कभी ये मतलब इधर उधर हो जाता है क्वेश्चन। कोई बात नहीं है ना। तो ये इसी तरह से है ना, हम लोग ज्योग्राफी में, कम से कम ज्योग्राफी में ना जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट काम कर जाए वहाँ कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, फैक्ट वहाँ पे नहीं घुसाना चाहिए। ठीक है, यस सर। चलिए अब कभी नहीं गलत है ना, जैसे ऊंचा नीचा बायां दायां पूछेगा, नॉर्थ साउथ अपने आप बनेगा। ठीक है ना, करेवास के बारे में बताइए, क्या है करेवास फाइल? सर वो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, इसमें केसर की वो कल्टीवेशन किया जाता है।
ठीक है, बढ़िया। और विश्व में केसर सबसे ज्यादा किस देश में उपजता है वर्ल्ड में? वर्ल्ड ईरान। लेवल पे ईरान। ईरान में, बढ़िया। ये बताइए तो राष्ट्रीय जल मार्ग किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया से धूपगढ़। इलाहाबाद। इलाहाबाद धुबरी से yes। सादिया कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? जलमार्ग सर, तो है, टू। नेशनल वाटरवे 2। चलिए, बढ़िया। 3 नंबर जलमार्ग बताइए कहाँ है? 3 नंबर जलमार्ग कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन ए इधर वाला मालाबार कोस्ट में है, मालाबार कोस्ट दीपू पे है। दीपू मैम बता रहे हैं। हाँ, बहुत सही बताई मैम। मालाबार कोस्ट पे हम लोग पेरियार नदी पढ़े थे ना, वेमनाड यस लेक, सर। है ना? 3rd नंबर जो है उधर ही कहीं पे है, ठीक, मतलब वही है। ठीक है, तो 1 2 तो याद रहता है, 3 आप नया पता चला। इस तरीके से एडिशनल फैक्ट जो पता चले उसको पढ़ते जाइए। राजस्थान का क्या है, खेतरी बेल्ट किस चीज के लिए फेमस है? तांबा के लिए। तांबा, बढ़िया। चलिए, तमिलनाडु में ये, चलिए अगला लेवल का क्वेश्चन रिसोर्सेज वाला देख, ये देखिए, भारत में राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। सबसे ज्यादा सूती गुजरात। वस्त्र सकता है गुजरात, बढ़िया। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या किस चीज से जुड़ा होगा? राजमार्ग। राजमार्ग से। ये बताइए, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी। नीलगिरी पे। ये देखिए, आज हम लोग इसका डिस्कस कर रहे थे ना, द्रविडियन प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, ये सब बात कर रहे थे यस ना। सर। देखिए, एक सवाल भी है, बताइए द्रविडियन के बारे में पढ़े थे, किस क्षेत्र के थे रहने वाले? इनके बारे में हम लोग क्या साउथ बात किए इंडिया। थे? हम लोग बात किए थे कि इनके बाल कैसे होंगे, घुंघरैले होंगे, रंग कैसा होगा, सांवला होगा, हाइट कैसा होगा, हाइट कम होगा। अब ऐसे लोग कहाँ दिखते हैं आपको? साउथ में दिखते हैं। साउथ दक्षिण इंडिया भारत यस। कर दीजिए ना। देखिए, अब यहाँ पे फीचर लिखा भी हुआ है, द्रविडियन प्रजाति के लोग मुख्यतः दक्षिण भारत में रहते हैं, इनकी भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु है। अच्छा, इसमें वो फीचर नहीं दिया गया, बट वही जो हम बताए ना, वही सब इसका फीचर होगा। ठीक है, चलिए ये वाला मिलाइए तो। हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कोरबा पढ़े थे, बताइए तो कोरबा किस चीज, जमशेदपुर पहले बताइए किस चीज के लिए फेमस है जमशेदपुर? जमशेदपुर सर लोहा, आयरन के लिए। और इसका लौ- लोहा, जमशेदपुर लोहा इस्पात, ठीक बताए। अब जमशेदपुर में लोहा बताइए आएगा किस खदान से? सर मयूरभंज। मयूरभंज मयूरभंज जो यस सर। है ना? मयूरभंज। उड़ीसा और का मयूरभंज। बिल्कुल। और कोयला कहाँ से आएगा इसके पास, जमशेदपुर के पास? बोकारो से, झरिया से, बोकारो। है ना? झरिया यस सर। बिल्कुल, सब मिला के लोहा इस्पात झलिया। उद्योग, है ना? और ये लोहा इस्पात जब तैयार हो जाएगा तो किस पोर्ट से ये इसका ट्रेड होगा, बताइए? सर पारादीप। ये उड़ीसा का पारा- पारादीप पोर्ट। बिल्कुल। तो आज जो पढ़े उस सारा यहाँ रिवाइज हो गया है कि नहीं? अगला देखते हैं, बेंगलुरु किस चीज के लिए होगा, बताइए तो? आईटी वायुयान। इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वायुयान। और वायुयान के वायुयान। लिए, वायुयान। बढ़िया। ओके, ये बताइए कोरबा किस चीज के लिए है? कोरबा पूरा छत्तीसगढ़ में है एल्युमिनियम। कोरबा। एल्युमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम। लोहा यस के तो एल्युमिनियम। बिल्कुल, और मालभंज तांबा, बढ़िया। तांबा के लिए। चलिए, यहाँ देखिए, तांबा उद्योग। तांबा उद्योग कहाँ है बताइए? कितना बार पूछा है, गौर कर रहे हैं? खिचड़ी। बार बार खेतड़ी खेतरी यस खेतरी सर। करके, राजस्थान। है ना? चलिए, ये नदी का बताइए, ये हम लोग याद भी किए। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, कौन सा प्रयाग था? देव प्रयाग। देव याद प्रयाग। कीजिए। प्रयाग। देव प्रयाग में। कैसे याद किए थे? अलकनंदा भी गंगा जी नदी की का उपनाम है, भागीरथी भी इसका उपनाम है। अब दोनों गंगा नदी का उपनाम है, दोनों देवता। है कि नहीं? देवता तुल्य इलाके में मिलता होगा। यस। पांच पंच प्रयाग में से रिवाइज कीजिए तो एक बार। है कि नहीं? मेरा रिवीजन पे ज्यादा जोर रहता है कि आप लोगों का नॉलेज का कमी नहीं है, ठीक है? रिवीजन जितना करेंगे उतना फायदा करेगा, है ना? अलकनंदा और ये हो गई आपकी भागीरथी, ये आप बता दिए देव प्रयाग। अब ये पहला नदी देव कौन सा प्रयाग। मिलेगा? पहला नदी कौन सा मिलेगा बताइए? कौन धौलीगंगा। सी धौली गंगा? गंगा। धौली धौली गंगा। गंगा। चलिए, बहुत अच्छा। और ये धौली कौन सा? गंगा। ठीक है, और होगा कौन सा ये? रुद्रप्रयाग। विष्णु। सॉरी विष्णु विष्णु प्रयाग। नहीं, प्रयाग। विष्णु प्रयाग। इसको कैसे याद किए थे? DAV से, याद है? ए भी। DAV, है ना? DAV यस सर। धौली बिल्कुल। गंगा। देखिए, मेरा हमेशा याद रखिए कि जब आप छत की ढलाई देखते हैं ना, तो जब तक छत पक्का नहीं हो जाता उससे पहले बांस लगाया जाता है, ठीक है ना? तो जब तक आपको याद नहीं हो जाए इस तरीका DAV, PAK, ये सब याद करके रखिए। ठीक है, अगला नाम बताइए।
अगला कौन सा नदी था? पिंडार, नंद नंदा। नंदाकिनी नंदाकिनी, कहाँ नंद मिलती प्रयाग है? नंदाकिनी, बहुत बढ़िया। नंद प्रयाग पिंडार कहाँ प्रयाग। मिलेगी? पिंडार, पिंडार। कर्ण कर्ण प्रयाग, प्रयाग। देखिए कर्ण प्रयाग में। पिंडार याद PAK से किए थे, लेकिन एक कहानी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। कर्ण जो है ना, कर्ण, उनको बहुत बड़ा दानवीर समझा जाता था, ठीक है। तो महाभारत युद्ध से पहले क्या हुआ कि इंद्र जो है वो उनसे जो है ना कवच और कुंडल मांगने आए, ठीक है। तो वो यही पिंडार नदी के तट पे जो है ना तपस्या करके और लौट रहे थे, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है वो इंद्र भगवान ने इनसे कवच कुंडल मांग लिए, तो इस वजह से पिंडार नदी और कर्ण प्रयाग फेमस है। अगला बताइए कौन सा था? मंदाकिनी। ये कहाँ मिलता है? रुद्रप्रयाग। रुद्र। रुद्र प्रयाग। चलिए यहाँ से मिल गया। चलिए ये बताइए, तो टिहरी बांध किन नदियों के मिलान बना? टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध सर भागीरथी और भील गंगा नदी। बिल्कुल, भील गंगा या भीलांगना भी कहते हैं उसका, यस, है ना। ठीक है, तो यानी जो हम लोग उत्तराखंड में है टिहरी बांध। बिल्कुल। ये बताइए तो अनूपपुर नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है? यार लोग पैसा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में इसमें बैला डीला किसका खंड होता है? लौह बैला अयस्क डीला, का। बैला आर्यभट्ट। डीला है कहाँ, किस राज्य में? लौहेस बैला डीला उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कर्नाटक सॉरी सर, छत्तीसगढ़ में है। नहीं, बैला कर्नाटक डीला, बैला डीला कहाँ है? कर्नाटक उड़ीसा में था ना? छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक छत्तीसगढ़ में, सॉरी मैं हम खुद कंफ्यूज हो गया। छत्तीसगढ़ का, यस सर। छत्तीसगढ़, ठीक है, ओके। सर मयूरभंज है ना उड़ीसा में, एक लौह हाँ अयस्क का। ठीक ठीक बोले, सही बोले। चलिए उसके बाद अगला देखिए। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ये नहीं मिलेगा, ये वाला गोदावरी बताइए सर। ये बताइए ये कहाँ मिलेगा? सर कावेरी तो वो नीचे अरब सागर। अरब सागर में गिरती है महानदी कृष्णा सर ये अरब दोनों करेगी महानदी कृष्ण कावेरी भी। महानदी दोनों कृष्णा सही है कावेरी सर। दोनों तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। हाँ सर। यस है सर, ना? नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में। सॉरी ये सर नर्मदा का ये अरब जी जी सागर से अरब है। सागर इसका आंसर A एंड B होगा, ठीक है। ठीक। चलिए बताइए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे था? अर्जुन था इसमें लिखा, अर्जुन। कृष्णा। कृष्ण कृष्णा नदी। नदी पे भीमा नदी किसकी सहायक थी? भीमा। कृष्णा, ठीक है, भीमा, मूसी। नदी के ठीक है। ये बताइए पुराना तेल भंडार, अभी तो ऑयल पढ़े नहीं है, पर ठीक है बना दीजिएगा आप। ये बताइए, झारखंड का झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है झरिया में? कोयला। कोयला। कोयला हाँ ठीक ठीक, ओके। तो इसी तरीके का सवाल है ना, कुछ फैक्चुअल चीज उसको सहारा दे के रटना है ना, और बाकी सारे चीजों को जो है कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, ताकि भारी घुमा फिरा के भी पूछे तो अपना सवाल बनते जाए, ठीक है। और जहाँ रटना होगा, रटने में हम लोग पिक्टोरियल मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही कोयला, झड़िया, ये सब जहाँ दिख गया तुरंत कल मैप तैयार रखिएगा आप लोग, मैप पे बनाएंगे। और मैप जब आपका तैयार रहेगा ना, तो एग्जाम के टाइम में 1 मिनट नहीं लगेगा रिवीजन करने में। कोयला को कलर से बनाइएगा, लाल कलर से। मैंगनीज बनाना होगा, ब्लू से बनाइएगा, ठीक है। देखिए हमें, ताकि वहां पे आपको नाम भी ना देखना पड़े, याद 2-4 बार देखिए अपने याद हो जाएगा कि अच्छा कोयला बनाए थे ना, कोयला में रस्टिंग होता है, रस्टिंग लाल कलर का होता है। क्योंकि कोयला, सॉरी, लोहा के बारे में बता देते, लोहा में रस्टिंग होता है, रस्टिंग लाल या ब्राउन होता है, इसलिए आप उसको रेड या ब्राउन कलर से बनाइएगा, है ना। मैंगनीज को अलग, जब कोयला बनेगा तो काला रंग से बनाइएगा, पेट्रोलियम का फिर दूसरे ग्रे कलर से बनाइएगा। तो वो रिवीजन के टाइम में भी काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। चलिए बताइए, क्षेत्रफल के क्रम में बढ़ते रहिए, अपना पहला क्लास में डिस्कस किए थे, कौन सा होगा? सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल में, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या वाइज बताइए तो पहले नंबर पे क्या होगा? यूपी, बिहार। महाराष्ट्र। गलत हो गया, यूपी, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार। महाराष्ट्र और बिहार, सॉरी। बिहार। जी चलिए, ठीक है, ओके। ये बताइए, भारत के कौन राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के से संपन्न है? अभी जो हम 1 2 3 करके भारत मध्य को
बनाए थे ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। वो वाला नोट मध्य प्रदेश कीजिएगा। उड़ीसा। हाँ, याद कीजिए हम लोग 2 3 ऐसे बनाए थे। तीसरा में क्या था, कर्नाटक वाला, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। दूसरा में आएगा सर। दूसरा में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये सब था। उड़ीसा भी था इसमें, और इसमें क्या था, झारखंड और वेस्ट बंगाल था। ये झारखंड। तीन राज्य इसमें है। इसमें बहुत सारा इलाका पड़े थे, इस वजह से हमारा मध्य प्रदेश, क्योंकि यही दोनों हमारा इसमें आता है, MO है कि नहीं, CMO। सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। मैप में देखे थे, इस वजह से हमको बनाना आसान है ना। रटने से अच्छा है कि उसको देखेंगे बनाएंगे। टिस्को बताइए कि किसके नजदीक है टिस्को? इसको टाटा नगर। बिल्कुल टाटा नगर है ना। ओके, चलिए ये लास्ट डिस्कस करते हैं। आपको ये बताइए 3 4 जगह के बारे में। आई, ठीक है। उसके बाद ये बताइए दुर्गापुर, ठीक है। और एक है, ये पहले ये बताइए भिलाई और दुर्गापुर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? एक है जर्मनी, एक है रूस। तो कौन सा है, भिलाई किसके साथ है? भिलाई सर किसके साथ है? दुर्गापुर ब्रिटेन, सॉरी सर, दुर्गापुर तो ब्रिटेन की सहायता से है। तो भिलाई बताइए, भिलाई पहले। भिलाई जर्मनी। नहीं, रूस। रसिया, रसिया। सॉरी सर, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके पीछे हम एक तरीका बता देते हैं, ठीक है, अब याद रहेगा हमेशा, है कि नहीं। भिलाई जो है ना, भिलाई में क्या भलाई शब्द जो नहीं लग रहा है, भलाई जैसा कुछ है कि नहीं। अब जितना भी भलाई का काम है ना, वो रसिया हम लोगों के साथ किया है। हम लोग फंसे हुए थे बांग्लादेश वॉर में, तो मदद करने कौन आया? ब्रिटेन तो रूस। नहीं आया, जर्मनी तो नहीं आया, रूस ही आया ना, तो वही भलाई यस करता है। सर। ब्रह्मोस कौन दिया हमको? वही दिया। भारत का रूस। दोस्त कौन कहा जाता है? रूस कहा जाता है। तो भलाई वाला काम जो है रूस ही करता है, ठीक है ना। इसीलिए भिलाई में रूस है। इसके अलावा आप विशाखापट्टनम पढ़िएगा ना, वो उसका भी जो है, उसको भी रूस के रूस मदद किया से है, यस डेवलप किया सर। गया। तो है कि नहीं, तो जितना भलाई या भी से जो चीज है ना, वो सब रसिया से जोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, अब बचा दुर्गापुर। तो दुर्गापुर ये आपको यूके से ब्रिटेन। है, ठीक है। यस सर। बट आ गया राउरकेला, ठीक है, ये है जर्मनी। जर्मनी। अब जर्मनी में भी आर वर्ड आ रहा है, ज र आ रहा है ना, और यस राउरकेला में भी सर। र आ रहा है। तो इस तरह, अब इस तरीके से इसको कहते हैं ना, बांस के सहारे सेंटरिंग करना है, ठीक है ना। जब आपको याद हो जाएगा ना, तो ये सब भिलाई भलाई हटा दीजिएगा। लेकिन जब तक नहीं याद होता है, तब तक कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना है। ये सब जो है ना, मतलब नाम क्या होता है, नाम याद रहा नहीं रहा, 1 नंबर गया, कि नहीं। फैक्ट जो है ना, सबसे ज्यादा नुकसान करता है एग्जाम में, इसलिए फैक्ट को 3 4 जगह से जोड़ के रखना चाहिए। याद कीजिए, जब हम भारत का आपको लॉन्गिट्यूड बता रहे थे, 3 4 तरह से उसको याद कराए थे। नीचे 8 बताए थे, ऊपर कितना था? था ना 37। 37। यस सर। बिल्कुल। इधर कितना बताए थे? 68। 68 सर। इधर 97 याद कीजिए, बताए थे। दोनों दोनों 97। सेम है, ये दोनों सेम था। इसके अलावा दोनों का डिफरेंस कितना था? 29। इन दोनों, सॉरी, इन 29। दोनों का नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 29, और इन दोनों का डिफरेंस भी 29 इसका, ठीक है। 29। तो इस तरीके से जो है ना, एक एक फैक्ट को कोशिश है, जो फैक्ट है ना, खांटी फैक्ट, उसको कम से कम 2 3 सहारे से लेके जाइए एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होगा ना, जो सिली मिस्टेक्स कम से कम होंगे। अपना नुकसान है, सबको नॉलेज है इतना, आप लोग जब आंसर करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ना। तो सबका तैयारी बहुत अच्छा है। दिक्कत है क्या, वही सिली मिस्टेक्स है ना। आप लोग खुद भी जब टेस्ट लगाते हैं, गौर करते हैं, वही सिली मिस्टेक्स के कारण कुछ नंबर, 4 नंबर 5 नंबर जा रहा है, उसको यस कम सर, करना है। कभी कभी 10 10 क्वेश्चन हो जाता है ऐसे मिस्टेक, जैसे बिल्कुल। अभी बता भिलाई और दुर्गापुर में ये सब कंफ्यूज हो गए, हाँ, तो जबकि इतना बार आप पढ़े भलाई, हुए हैं। अब याद है ना, भलाई कौन करता है बताइए? रूस। बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से सब हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। रूस। ओके, चला जाए, लास्ट करते हैं क्लास। यस बिल्कुल। हाँ सर। सर, 12 बज गया। अरे 12 बज गया आज तो, पता ही नहीं चला। ज्यादा हो गया। जी, कल आप लोग है ना, मैप जरूर लेके रखिएगा ना, हम लोग साथ में बैठ के मैप के सहारे जितना भी रिसोर्स है कल ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके, 3 4 जी मैप सर, लेके थैंक यू रखिएगा। सर। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर, ओके बहुत अच्छा क्लास था आज का। जी, थैंक यू। गुड नाइट।